बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मुखबरी भी हो सकती है कि तुम हुक्म मिल जाने के बावजूद शोभराज के मामले में काफी दिलचस्पी ले रहे हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुखबरी कौन करेगा? गजाला ने अपनी टांग अड़ा दी। मैं, आप या सुल्तान शाह? अहकाम अपनी जगह हैं। मैं STF का अफसर होने के साथ साथ अव्वल खान भी हूँ। मेरी भी कोई शख्सियत है, पसंद है नापसंद है। मैं इस खबीस के खिलाफ कुछ करने से कासिर हूँ तो कम से कम तुम्हें मशवरा तो दे सकता हूँ। मैं यहाँ होता तो शायद बीरा को समझा बुझाकर इधर जाने से रोक लेता। वो समझने वाली शायद नहीं है। गजाला ने सर झटक कर कहा, इसके दिमाग में कोई बात बैठ जाए तो इसे निकालना मुश्किल हो जाता है। वो जिद्दी तो है। अव्वल खान ने एतराफ किया। शोभराज सफेद पोश और बारसूख बदमाश है। इसे बीरा पर जरा भी शक हो गया तो कोई इसकी मदद नहीं कर सकेगा। दुआ करो कि वो 5 बजे से पहले ही इंटरव्यू से फारग होकर वहाँ से निकल जाए। गजाला दुआया लहजे में बोली, इंटरव्यू के लिए 1 घंटा बहुत होता है। सुल्तान शाह ड्राइवर बनकर इसके साथ गया है। बीरा के साथ खुदा न ख्वास्ता कोई ऊंच नीच हो गई तो वो खबर पहुंचाने में देर नहीं लगाएगा। मैंने उम्मीद जाहिर की, हो सकता है कि बीरा वहां से फारग होकर निकल चुकी हो और थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाली हो। वो यहाँ से गई तो बात इतनी संगीन महसूस नहीं हो रही थी। इसके जाने के बाद मेरे दिल में तरह तरह के वस्व से आने लगे। गजाला ने साफ गोई से काम लेते हुए बताया, आज काफी दिनों बाद मुझे गजाला के साथ घर में आजादी के साथ हंसने बोलने का मौका मिला था, मगर जरा सी देर के लिए भी ध्यान इधर नहीं गया। जब से वो दोनों गए हैं जहन मुसलसल इन्हीं की तरफ लगा हुआ है। इसके आने पर ही ये तनाव खत्म होगा। ये बताओ कि इस वक्त तुम इससे क्या बात करने वाले हो? अव्वल खान ने यकायक बात का रुख बदल दिया। मैं पहले से क्या कह सकता हूँ, देखना पड़ेगा कि वो क्या कहता है। मैंने कहा, काश इससे बात होने से पहले वीरा घर लौट आए तो फिर इससे डट कर बात की जा सकेगी। गजाला दरमियान में बोल पड़ी, थोड़ी देर के लिए वीरा को भूल जाओ। अव्वल खान ने बुजुर्गाना सख्ती से कहा, रास्ता लंबा है, इस तरफ ट्रैफिक भी गंदा होता है, इसे आने में देर सवेर हो सकती है। मुझे क्यों डांट रहे हो? बात तो इनको करनी है। गजाला ने मेरी तरफ हाथ उठाकर कहा, मैं डांट नहीं रहा, समझा रहा हूँ कि महज कुछ देर के लिए वीरा को भूलकर डैनी को अपना जहन बना लेना चाहिए। मेरे जहन में एक बुनियादी बात मौजूद है। मैं इससे ये मुतालबा नहीं कर सकता कि वो खुद को कानून के हवाले करके अपने जुराइम का एतराफ कर ले। इसके सिवा इससे हर बात की जा सकती है और वो मैं जरूर करूँगा। इस वक्त वो सख्त दबाव में है, मैं इसे खुलकर बात करूँगा। बातों में वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। इस दौरान में मेरे कान दरवाजे की तरफ लगे हुए थे, लेकिन यूं ही इंतजार में 5 बज गए और मैंने फोन पर शोभराज का सैटेलाइट नंबर मिलाना शुरू कर दिया। शोभराज मेरी कॉल का मुंतजर था। इसकी तरफ से पहली घंटी पर ही जवाब मिल गया। तुम वक्त के बहुत पाबंद मालूम होते हो, ये अच्छी बात है। मैं वक्त और जुबान दोनों का पाबंद हूँ। तुम्हारा राज मेरे सीने में दफन है, अभी तक किसी को इसकी हवा नहीं लगी। मैंने कहा, ये सिर्फ तुम्हारा कमाल नहीं है, इसमें मेरी खूबी का भी दखल है। मैं कल से अव्वल खान को भूला हुआ हूँ, लेकिन तुमने सीता को मारकर अच्छा नहीं किया। ये तुमसे किसने कह दिया कि इसे मैंने मारा है? शहर में तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के सिवा कौन इसके बारे में जानता था? मैंने खुद तुमको इसके बारे में बताया था। तुम इसके खून के प्यासे हो रहे थे क्योंकि इसने तुम्हारे सारे राज मेरे सामने उगल दिए थे। तुम इससे खार खाए बैठे थे, अब इसे मारकर अब इसका खून मेरे गले में डाल रहे हो। मुझे इस कुतिया से बदला लेकर खुशी होती। इसकी आवाज तलख हो गई, लेकिन मेरे आदमी इसे तलाश करने में कामयाब नहीं हो सके। इसकी लाश के करीब इसके जेरे जामे के मिलने से मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ गया था। ये बात सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे जरिए मुझे मालूम थी कि इसकी शनाख्त जेरे जामे में पोशीदा है। इस बारे में मैं खुद फिक्रमंद था। वो जेरे जामा पहन कर गई थी, वो मेरे पास छोड़ने वाली चीज नहीं थी। शायद तुम फिर मेरे असाब का इम्तिहान लेना चाह रहे हो।
क्या मैं ये समझ लूं कि हम दोनों के सिवा कोई तीसरी पार्टी भी इस राज से वाकिफ हो चुकी थी? अगर तुम मुसर हो के तुम्हारे हाथ साफ हैं तो फिर यही एक नतीजा अखज किया जा सकता है। तुम्हारी बहुत से लोगों से पुरानी दुश्मनी चली आ रही है, तुमने इसे ताक कर उठाया था, इसलिए इससे सब कुछ उगलवाने में कामयाब हो गए। वो किसी और को बिला वजह कोई बात क्यों बताती? ये तुमने कैसे समझ लिया कि इसने किसी को कुछ बताया होगा? तुम खुद गौर करो, हालात तुम्हारे सामने हैं। इसको मारने वाले को ये मालूम था कि जेरे जामे के बगैर सीता की शिनाख्त नहीं हो सकेगी। जेरा जामा इसके कत्ल के बाद जाए वारदात पर डाला गया था। कोई और सूरत होती तो वो इसके बदन पर मौजूद होता। शायद वो पुलिस की ज्यादा तवज्जो का मरकज भी ना बनता। वो किसी और को आसानी से ये राज नहीं बता सकती थी कि वो सीता कांत नामी ब्लैक कैट है। ये मोटी सी बात तुम खुद भी समझ सकते हो। सवाल ये पैदा होता है कि वो तीसरी पार्टी कौन है? ये तुम्हारा दर्द सर है, इससे मुझे कोई गर्द नहीं। वो मेरे कब्जे में आई, मैंने इससे सब कुछ उगलवाया और फिर इसे रिहा कर दिया। ये मैं कैसे मान लूं कि तुमने इसे रिहा कर दिया होगा? सुनो शुभराज, मैंने कदरे तलखी से इसकी बात काट दी। मैं इस बारे में तुमको जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, फिर भी ये बता रहा हूँ कि मेरी कैद से आज़ादी के बाद इसने तुमको कहीं से फोन किया था और अपने पकड़े जाने का किस्सा गोल कर दिया था। इस वक्त वो मेरी तहवील में होती तो तुम से किसी किस्म का राब्ता कायम नहीं कर सकती थी। तुमने मुझे उलझन में डाल दिया है। मुझे मैदान में दूर दूर तक कोई तीसरा फरीक नजर नहीं आता। ये तुम्हारी निगाह की कमजोरी है, मैंने बर्जस्ता कहा। टॉम और निक तुम्हारे सामने हैं, अगर तुम खुद इनको देखना ना चाहो तो और बात है। टॉम और निक फोन पर इसकी तहय्यरदा बेसाख्ता आवाज उभरी, फिर इसने फौरन ही गलाबाजी खा ली। ये कौन है? अब इतने बोले और अनजान ना बनो। इसकी मक्कारी पर मेरी आवाज तलक हो गई। तुम इन ही दोनों के एमा पर कोबरा बने हुए थे। मैंने वो बात भी छेड़ दी जो मुझे कर्नल दावर के रूप में मालूम हुई थी। अब तुमने बेसरोपा बातें शुरू कर दी हैं। मेरे लिए ये दोनों नाम अजनबी हैं, इसने डटाई से कहा। क्या ये गलत है कि तुमने निक के एमा पर अपने किसी आदमी से अर्जुन को मरवा दिया था? मैं चुभती हुई आवाज में पूछा। तुम मुझे अपनी मालूमात से मरूब करने के चक्कर में बहक रहे हो। अर्जुन को मैंने नहीं मरवाया था, वो मेरा गहरा दोस्त था। वो तुम्हारा दोस्त जरूर था, लेकिन इसके गले पर छुरी फेरने का हुक्म तुम्हारा ही था। तुम इस बात को मानो या ना मानो, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। तुम्हारे इनकार से हकायक नहीं बदल सकते। जब तक सीता जिंदा थी मेरी सारी तवज्जो इसकी जात पर मरकूज थी। मैं जल्द अज जल्द इसके खात्मे का ख्वाहा था और वो काम शुभराज से लेना चाह रहा था। यही वजह थी कि पिछले रोज सीता की जात मेरी और इसकी गुफ्तगू का महवर बनी रही थी। मैंने अपना सारा जोरे बयान ये साबित करने में सर्फ कर दिया था कि शुभराज के जाती राजों का इंकशाफ सीता ने किया था। मेरी इस कोशिश का खातर ख्वाह नतीजा बरामद हुआ था। मैंने वाकयात की कड़ियां इस तरह मिलाई थी कि शुभराज के लिए मेरी बातों पर एतबार करने के सिवा कोई चारा नहीं रहा था। वो सीता के लहू का प्यासा हो गया था। ये शुभराज के सितारों की गर्दिश थी कि इसके आदमी सीता तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सके और इनकी तरफ से कोई पेशरफ्त होने से पहले गजाला ने इस मक्कार ब्लैक कैट को जहन्नम वासिल कर दिया। मैंने सीता के हवाले से शुभराज को कई ऐसे बातें बावर करा दी थी कि सीता की मौत पर इसका तिल मिलाना बजा और काबिल फहम था। सीता की हलाकत से शुभराज के लिए एक अहम बाब बंद हो गया था। वो सीता से बाज़पुर्स करके मेरी सुनाई हुई कहानी की तस्दीक करने का मौका खो चुका था। इस वक्त मेरे लिए सीता की कोई अहमियत नहीं रही थी। वो अपने कैफरे किरदार को पहुंच चुकी थी। इसके रास्ते से हट जाने के बाद मेरी सारी तवज्जो इन हरीफों पर मरकूज हो गई थी जो इस वक्त जिंदा थे और पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी रेशा दवानियों में मसरूफ थे। मैं हैरान हूँ कि कौन तुमको मेरे खिलाफ वर्गला रहा है। शुभराज कह रहा था, चलो मैंने मान लिया कि सीता ने तुम्हें मेरा सैटेलाइट फोन नंबर दिया। इसने तुम्हें यह भी बता दिया कि इसने होटल के एक कमरे में कोबरा से मिलने के बाद छुपकर इस कमरे की निगरानी की तो इसने वहां से हशमत को बरामद होते देखा, जिसकी नाक की बनावट मेरी नाक की तरह थी। सीता के मारे जाने के बाद मेरे पास
तुम्हारे इन दावों की तायद या तरदीद हासिल करने का कोई जरिया नहीं रहा। अब तुम नई बातें कर रहे हो, ये तुम्हारे कानों में कौन फूंक रहा है? मैं अपने हरीफों के खिलाफ पूरी तवज्जो मरकूज करके काम करता हूँ और इसका नतीजा सामने आता है। सीता पर तुम्हें हद से ज्यादा एतमाद था। तुम्हारी वो खुशफहमी दूर करने के लिए मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारी जात को तुम्हारी इस चहेती ब्लैक कैट ने बेनकाब किया है। अब मुझसे ये तवक्को न रखना कि मैं तुम्हें अपनी मालूमात के हर जरिए के बारे में बता दूंगा। तुम सफाक आदमी हो, सीता को मार सकते हो तो मुंह बंद करने के लिए दूसरों के साथ भी यही सलूक कर सकते हो। तुम फिर सीता के कत्ल का इल्जाम मेरे सर थोप रहे हो। मैंने इसे मारा होता तो इसकी लाश को बेनामो निशान रहने देता। मुझे जेरे जामा वहाँ डालने की क्या जरूरत थी? अपनी जरूरतों को तुम खुद समझते हो, मुझे इस बारे में मगज सोजी करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे ऐसा नजर आ रहा है जैसे तुम्हारे लिए अब दुनिया में दूसरा कोई काम बाकी नहीं रहा। तुम हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हो। तुम ठीक समझ रहे हो मैं जिसके खिलाफ काम करता हूँ इस पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज कर देता हूँ। ये बात मैं अभी तुमको बता चुका हूँ। तुम खाक कोई काम नहीं कर रहे, तुम मुझे बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हो। आज तुम इज्जतदार बने हुए हो, तुम्हारा माजी काबिल फख्र नहीं था। माजी में मत जाओ, आज की बात करो। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज न आए तो मैं तुम्हें तुम्हारे हमायतियों समेत चियोटियों की तरह मसल दूंगा। कोशिश करके देख लो, कल मैंने बिला वजह तुमसे समझौता किया। अव्वल खान शेरे नर है, तुम चाहो तो इस पर भी अपना मुकद्दर आजमा सकते हो, वो तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देगा। क्या मैं ये समझ लूं कि तुम कल का समझौता खत्म कर रहे हो? इसकी तेज आवाज आई। बाज औकात तुम बहुत ज्यादा समझदारी का मुजाहरा करने लगते हो, मैंने एहतजाइया लहजे में कहा। इसका दूसरा मफहूम ये है कि अब तुम अपनी जुबान बंदी नहीं रखोगे, मेरे खिलाफ जहर फैलाओगे। इसकी आवाज में चैलेंज था। मैं ऐसी घटिया हरकतें नहीं करता, मैं सिर्फ इन हकायक को सामने ले आऊंगा जो अभी तक मेरे सीने में दफन है। तुम्हें यही करना था तो तुमने कल मुझसे सौदेबाजी क्यों की थी? इसने तुर्श लहजे में पूछा। मैं इसे क्या बताता कि इस वक्त सीता का खात्मा मेरी तरजीहात में सरे फहरिस्त था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हम में से कोई इतनी आसानी से सीता को मार लेगा। पिछले रोज शोभराज से बात करते हुए मेरे जहन में सिर्फ एक बात समाई हुई थी कि सीता से अपने करीबी राब्ते की वजह से वो इसे तलाश करने और करार वाकई अंजाम तक पहुंचाने के सिलसिले में सबसे ज्यादा मौजूद शख्स था। शोभराज वो काम सर अंजाम दे लेता तो फिर इससे आगे की बात की जा सकती थी। वो कल की बात थी जिस पर मैं अब तक कारबंद था। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो समझौता खत्म हो गया। तुम अपनी खाल बचाने की तैयारी करो और मैं भी खुले हाथों से अपना वार कर गुजरूं। समझ लोगे मेरा पहला और आसान तरीन निशाना अव्वल खान ही होगा। वो मेरी अपनी तजवीज थी जो अव्वल खान को सिरे से पसंद नहीं आई। वो इन गीदड़ भभकियों से डरने वाला होता तो कभी का गोशा नशीन हो चुका होता। वो गोशा नशीन तो क्या होगा, अब मैं इसे पैबंदे जमीन ही करूंगा। मेरे हाथ बहुत लंबे हैं। वो गुर्राया। अभी तुम निक और टॉम के बारे में क्या बक रहे थे? मैं इसकी कैफियत का अंदाजा करके दिल ही दिल में हंस पड़ा। वो मुझे डरा धमकाकर खामोश रखने की कोशिशों में नाकाम होने के बाद दोबारा अपनी सलामती के लिए मुतफक्कर हो गया था। बात अव्वल खान की हो रही थी लेकिन वो यकायक टॉम और निक को दरमियान में ले आया था। अपनी तस्दीक कर लो, मैं बक नहीं रहा था बल्कि फरमा रहा था कि तुम्हारे और इनके गाठजोड़ के बारे में मुझे बहुत कुछ मालूम हो चुका है। तुम्हारा ये दावा मुझे मुतासर नहीं कर सका क्योंकि कुछ जानते हो तो जरा मुझे भी बताओ। मैंने फौरी तौर पर सोचा। मैं STF की कर्नल दावर के रूप में निक से बहुत कुछ उगलवा चुका था। मेरे और इसके टेलीफोनिक मरासम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए थे कि इनमें आइंदा बेहतरी के कोई आसार नहीं थे। हर एतबार से खराबी और तलखी ही पैदा होनी थी। अगर शोभराज के जरिए इसे ये मालूम हो जाता कि इसके और कर्नल दावर के दरमियान होने वाली बाज बातें डैनी ने शोभराज को बताई हैं तो इससे मजीद कोई बड़ा बगाड़ पैदा नहीं हो सकता था। वो सूरत हाल का हकीकी तजिया था। फिर भी मैंने
मैंने मोहतात रहते हुए कहा, मैं 2 बातें जानता हूँ, तुम्हारी इन दोनों से मिली भगत है और अर्जुन को तुमने मरवाया था। अभी जरा सी देर पहले तुमने कहा था कि मैंने निक के एमा पर अर्जुन को मरवाया था। इसकी तजस्सुस आमेज आवाज उभरी। मैंने बिल्कुल कहा था और अब भी अपनी इस बात पर कायम हूँ। तुमको मालूम है कि वो दोनों जिम्मेदार गैर मुल्की अफसर हैं और इन्हें पाकिस्तान में सफारती तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अभी तुम इनको जानने से मुनकर थे, अब इनकी वकालत कर रहे हो। ये खुशी की बात है कि तुम्हारा हाफजा काम करने लगा है। इनके बारे में बेबुनियाद अफवाहें फैलाकर तुम एक संगीन जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हो। तुम्हें कुछ बताने को अफवाहें फैलाने के जिम्मे में शुमार नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम नहीं बच सकोगे। तुम्हारे खिलाफ फर्दे जुर्म तवील होती जा रही है। डैनी, तुम नंग आदमी हो, तुम्हारी कोई इज्जत और साख नहीं है, इसलिए तुम मुझे खुले मुकाबले की धमकियां दे रहे हो। मैं इज्जतदार आदमी हूँ, अपनी साख और इज्जत से डरता हूँ। इसे मेरी कमजोरी मत समझो। मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं। तुम्हारे हाथ साफ हैं तो तुमको डरने की जरूरत नहीं है। मैंने इसकी बात काट कर कहा, मैंने कोई झूठा इल्जाम लगाया तो अदालत तुमको बाइज्जत बरी कर देगी। बेनंगो नाम और इज्जतदार आदमी, यही फर्क होता है। एक मर्तबा मेरे खिलाफ कोई स्कैंडल बन गया तो अखबारों में जुली सुर्खियां लग जाएंगी, मैं बदनाम हो जाऊंगा। अदालत बरसों बाद मुझे बरी करेगी तो इसकी छोटी खबर किसी बड़े खबर में दब जाएगी। बदनामी का दाग उम्र भर मेरा पीछा करता रहेगा। ये सब तुम्हें इस वक्त सोचना चाहिए था जब तुमने काले धंधों में हाथ डाला था। तुम झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। इसकी मुस्तरबाना आवाज आई, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। मेरे लिए तुम्हारे ये सब अल्फाज बेबुकत हैं, समझ लो। इसकी आवाज मानी खेज हो गई। मेरे हाथ खाली नहीं है, इस वक्त भी मैं तुम्हारी शह रग दबा सकता हूँ। इसका लबो लहजा यकायक बदल गया था। मैं अंदरूनी हैजान में मुब्तला हो गया। शोभराज के लहजे की इस तब्दीली पर हैरत से अव्वल खान का दाना भी खुल गया था। दबा सकते हो तो दबा दो, तुम्हें इसकी पूरी इजाजत है, मैंने पुरसकून रहने की कोशिश करते हुए कहा। लो फिर मिस मैरी क्लार्क से बात करो, वो तुम्हें मेरी बात का पूरा मफहूम समझा देगी। इसकी धीमी गुर्राती हुई और फातहाना आवाज उभरी। कदरे सुकूत के बाद शोभराज के सैटेलाइट फोन से मुझे वीरा की कमजोर और परेशान आवाज सुनाई दी और मेरा दिल उछलकर गोया हलक में आ गया। 1 घंटे से ज्यादा वक्त राजमहल में गुजारने के बावजूद वो वहीं फंसी हुई थी और शोभराज इससे मेरी बात करवा रहा था। ये अच्छी अलामत नहीं थी। तुम कौन हो? शोभराज तुमसे मेरी बात क्यों कराना चाह रहा है? वीरा की वो कमजोर और शिकस्त खोरदा आवाज मुझे किसी गहरे कुएं की तह से आती हुई महसूस हुई और लम्हा भर के लिए मेरा जहन सुन्न होकर रह गया। वक्त की रवानी में बहकर मैं हर मनफी इम्कान को फरामोश कर बैठा था। अपने ड्राइंग रूम की दोस्ताना फजा में अव्वल खान से बातें करते हुए मैंने एक तरफा तौर पर यह फर्ज कर लिया था कि वीरा राजमहल की 4 दीवारी में शोभराज के साथ तयशुदा वक्त पर पूरे सुकून और आफियत से गुजार कर वहाँ से निकल चुकी होगी, मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका था। इसने ठीक 5 बजे शोभराज के सैटेलाइट फोन का नंबर मिलाया था। इससे मैं काफी देर से बात कर रहा था और वीरा फिर भी वहाँ मौजूद थी। वो आसार अच्छे नहीं थे। शोभराज का बदला हुआ लबो लहजा ये बता रहा था कि इसे वीरा पर शक हो चुका था। इसने वीरा को मिस मैरी क्लार्क के नाम से फोन पर बुलाया था। इससे ये जाहिर हो रहा था कि इस वक्त तक शोभराज शुबा यकीन में नहीं बदल सका था। दूसरी हौसला अफजा बात ये थी कि वीरा मुझसे अंग्रेजी में मुखातब हुई थी। इब्तदाई झटके के बाद मेरे दिल में उम्मीद का पहला कमल खिल उठा। वीरा मुश्किल में जरूर थी, लेकिन इसका पोल नहीं खुला था। वीरा, मैं डैनी हूँ। क्या बात है? क्या तुम फंस गई हो? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो, मैंने पुरतजस्सुस और सरगोशियाना लहजे में पूछा। हाँ, इसने कमाल होशियारी से मेरे सवाल का जवाब देकर यकायक बात बदल दी। मेरा नाम मैरी क्लार्क ही है, मैं तुमको नहीं जानती। निकलने की कोई उम्मीद नजर आती है? मैंने जल्दी से पूछा। नहीं, मैंने कह दिया ना कि मैं तुमको नहीं जानती। वीरा की बात अधूरी रह गई। शोभराज ने अचानक इससे फोन छीन लिया था। लम्हा भर के तवक्कुफ के बाद इसकी गुर्राती हुई आवाज मेरे कान में गूंजी। तुम दोनों पक्के बदमाश हो। मैं तुम्हें इसकी आवाज सुनवाकर ये बताना चाह रहा था कि अब वो
मेरे कब्जे में है। तुमने जरा सी भी हमाकत की तो इस लड़की का हशर खराब कर दिया जाएगा। तुमने फोन इसे दिया था तो मुझे इससे एक आध मिनट बाद तो कर लेने देते। मैंने इसकी धमकी को नजरअंदाज करते हुए बेतकल्फी से कहा, मैं सिर्फ इसकी बात सुन रहा था, पता नहीं तुम इससे क्या पूछ रहे थे। वो तुम्हें हाँ और नहीं में जवाब दे रही थी। ये सारे गुर मेरे आजमाए हुए हैं। मैं तुम दोनों को अपने खिलाफ कोई नई साजिश करने का मौका नहीं दे सकता। मैं इससे किसी किस्म के राजो न्याज की बातें नहीं कर रहा था। मैं हैरान था कि मैं मैरी क्लार्क से नावाकिफ हूँ तो वो मुझे कैसे जानती है। इसने सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दिया था कि वो भी मुझे नहीं जानती। पहली बार इसने अपने नाम की तस्दीक की थी। तुम बिला वजह शक्को शुबे में पड़ रहे थे। तुम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो तो इससे बात करने के लिए क्यों मरे जा रहे हो। इसकी गुर्राहट सुनाई दी। खुश शक्ल और अजनबी लड़कियों से बातें करके खुश होना मेरी हॉबी है, मैंने बेपरवायाना लहजे में कहा। खूब। इसकी आवाज जहरीली हो गई तो तुम्हें फोन पर ये भी नजर आ गया कि वो खुश शक्ल है। इसके अंग्रेजी लबो लहजे से अंदाजा हो रहा है कि वो अमरीकी है। अमरीकी लड़कियां आमतौर पर खुश शक्ल और दराज कामत होती हैं। ये मेरा जाती तजर्बा है। मुझे ज्यादा घिसने की कोशिश मत करो। मुझे वो यकीनन गुस्से में दाड़ा था। ये उल्लू की पट्टी मैरी क्लार्क नहीं, वीरा है, वीरा लाइड। अभी ये तय खाना सिर्फ देख कर आई है। थोड़ी देर बाद वहाँ मेरे जाती तजर्बे का निशाना बन गई तो इसकी उर्दू में चीखें निकलेंगी। ये सारी अमरीकी अंग्रेजी भूल जाएगी। चीखों की कोई जुबान नहीं होती प्यारे सुबराज। ये तुम्हारे जहन में रची हुई बेबसी का कमाल है कि तुमने चीखों की भी जुबान ईजाद कर ली। ये अच्छा हुआ कि तुमने खुलकर अपने अजायम का इजहार कर दिया। मैं अभी पुलिस एमरजेंसी को फोन करता हूँ। इनकी भारी नफरी तुम्हारे राजमहल की दीवारों में महबूस लड़की को बरामद करके तुम्हें पकड़ लेगी। पुलिस राजमहल का रुख नहीं कर सकती। इसकी पुरगरूर आवाज सुनाई दी। इनके 3 मुसल्लह सिपाही दिन रात मेरे घर की हिफाजत पर मामूर हैं। ये और बात है कि मैंने इन्हें छूट दी हुई है और वो दिन भर मेरे सर्वेंट क्वार्टर में पड़े ईंटते रहते हैं। पुलिस वालों के लिए मेरे राजमहल का नाम बहुत भारी है। वीरा तय खाने में मेरे साथ होगी तो इसकी आवाजें बाहर नहीं आएंगी। पूरा तय खाना साउंड प्रूफ है। मैं देखूंगा कि वो कितनी देर तक उर्दू भूली रहती है। पुलिस इसकी कोई मदद नहीं कर सकेगी। इसने खुली खुली बातें करके मेरी हर खुशफहमी रफा कर दी थी। इससे वीरा पर शुबा हो चुका था और इसने अपने शुबे की तस्दीक के लिए सब कुछ कर गुजरने का फैसला कर लिया था। वीरा शायद अपनी अदाकारी पर अड़ी हुई थी, इसीलिए सोबराज ने इसे तंजिया अंदाज में मैरी क्लार्क के मफरूजा नाम से मुतारफ करा के फोन पर बुलाया था। वो सूरत हाल बहुत संगीन थी। वीरा ने सोबराज को फांसने के लिए जो चाल चली थी वो इसी पर उलट गई थी। वो राजमहल की वसीओ अरीज इमारत में अपने दुश्मनों की भीड़ में बिल्कुल तन्हा और बेसहारा थी। इसकी कोई भी मज़ाहमत ज्यादा देर तक इसके काम नहीं आ सकती थी। मुझे मालूम था कि वीरा के पास एक रिवाल्वर और 2 अंगूठियों के सिवा कोई हथियार नहीं था। रिवाल्वर ज्यादा देर तक वीरा का साथ नहीं दे सकता था। इस पर शुबा हो जाने के बाद सोबराज ने यकीनी तौर पर जामा तलाशी लेकर रिवाल्वर अपने कब्जे में ले लिया होगा। वीरा अगर इस पर किसी खोखले नगीने का जहर इस्तेमाल कर डालती तो सोबराज को जरूर नुकसान पहुंचता, लेकिन इस अमल से वीरा को कोई फायदा पहुंचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मुख्तलिफ जराये से मिलने वाली मालूमात से ये जाहिर हो चुका था कि राजमहल में सोबराज के अहले खाना के अलावा इसके हवारियों की भी एक फौज मौजूद रहती थी। ये समझने के लिए किसी गैर मामूली जहानत की जरूरत नहीं थी कि वो सब छटे हुए शोराए पुश्त और पड़ाका बदमाश रहे होंगे। वीरा सोबराज को किसी अंगूठी के इस्तेमाल के जरिए हलाक या बेहोश कर सकती थी, लेकिन इसके बाद दूसरों के चुंगल से बच निकलना इसके लिए मुमकिन न होता। वीरा के हाथों बनने वाली सोबराज की दुर्गत देखकर वो लोग आपे से बाहर हो सकते थे। मैं दूर बैठकर इन इम्कानात के बारे में फिक्रमंद था तो वीरा राजमहल में इन हकायक से एक लम्हे के लिए भी चश्मपोशी नहीं कर सकती थी। कहने को मैंने इस्तरारी अंदाज में इसे पुलिस
की मुदाखलत की धमकी दी थी, लेकिन मैं जानता था कि शोभराज एक सियासी किरदार था। सियासत के गंदे खेल में इसने एक अहम मुकाम हासिल कर लिया था, जिसके नतीजे में इसे बहुत सी आजादियां और मुराद भी मिली हुई थी। यहाँ जाते हुए दूसरों के पर जलते थे, वहाँ पुलिस कैसे फटक सकती थी। शोभराज, मैंने पुलिस का नाम महज एक इलामत के तौर पर लिया था। मैं कानून की हिफाजत करने वाले हर शहरी को पुलिस मैन तस्वर करता हूँ। शोभराज के कह से मेरी बात अधूरी रह गई। वो मुज़ाहका उड़ाने वाले अंदाज में कह रहा था, फिर तो मैं सबसे बड़ा पुलिसमैन हूँ। मैंने एक ऐसी लौंडिया को पकड़ा है जो जाली नाम से एक बहरूप धार कर मेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए आई थी। तुम्हें इस पर शुबा है तो तुम इसे अपनी शिकायत के साथ पुलिस के हवाले कर दो, मैंने सर्द लहजे में कहा। जब तुम इसे जानते ही नहीं तो फिर इसके लिए फिक्रमंद क्यों हो? हर फाते मर्द को मफतुआ औरतों के सामने साथ मन माना सलूक करने का हक हासिल होता है। ये जंगल का कानून यहाँ नहीं चलेगा। मैं तुम्हें देख लूंगा। मैंने अपने हलक में तलखी सी घुलती हुई महसूस की। जरूर देखना और जरा दूरबीन से देखना, मुझे तुम्हारी बीनाई कमजोर मालूम होती है। इसकी आवाज से परेशानी रफा हो चुकी थी और वो मुसलसल मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा था कि मैं इस वक्त भी तुम्हारी शहरग दबा सकता हूँ। मैरी क्लार्क को तुम मेरी शहरग समझकर खुश हो रहे हो? मैंने इसकी बात काट कर पूछा। इस बारे में बिला वजह मुझसे बहस मत करो। ये फैसला आज रात तक हो जाएगा। अमेरिकी एजेंसियों के पास वीरा लाइट के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। वो जरा सी देर में बता देंगे कि मैरी के रूप में कौन छुपा हुआ है। इनसे तस्दीक कराने से पहले मैं इस लड़की पर अपने गुर जरूर आजमाऊंगा। हो सकता है ये खुद ही सब कुछ उगलती चली जाए। ये मेरे सामने खड़ी है, उर्दू से अपनी लाइल्मी जाहिर कर रही है, मगर मेरी उर्दू में कही हुई बातें सुनकर इसके चेहरे का रंग पल पल में बदल रहा है। शोभराज की वो बात काबिल फहम थी। अपनी फितरी रद्दे अमल पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर अपने बारे में होने वाली खतरनाक बातें सुनकर वीरा परेशान हो रही थी तो इसमें इसका कोई कसूर नहीं था। इन हालात में हम में से कोई भी अपने चेहरे के बदलते हुए तासरात पर काबू नहीं पा सकता था। वो परेशान नहीं है, मैंने लम्हा भर तवक्कुफ के बाद कहा। तुम्हारी खुश फहमियों पर हैरान हो रही होगी। इस वक्त बात शोभराज के मजबूत शकूको शुबहात तक महदूद थी। वो अपने शुबे की तस्दीक सिर्फ वीरा के फिंगरप्रिंट्स के जरिए कर सकता था। इस काम के लिए इसे टॉम या निक से रुजू करना पड़ता। वो दोनों पाकिस्तान में FBI और CIA के रिहायशी नुमाइंदे थे। वीरा इनकी एजेंसियों को शिद्दत से मतलूब थी। जो ही इन्हें इल्म होता कि वीरा को शोभराज अपनी तहवील में ले चुका था, वो शोभराज से इसकी हवालगी का मुतालबा कर देते। शोभराज ने पाकिस्तान में बहुत से पापड़ बेलकर एक अहम सियासी और समाजी रुतबा हासिल किया था। मुझसे टकराव होने के बाद इसे वो सब खाक में मिलता हुआ नजर आने लगा था। मुझे अपनी जुबान बंद रखने पर मजबूर करने के लिए पहले इसने अव्वल खान को अपने इंतकाम का निशाना बनाने की धमकी दी थी। मैं फौरी तौर पर इसकी धमकी के खोखलेपन का इदराक नहीं कर सका और शोभराज की बातों में आ गया। जज्बात की रोह खत्म होने के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि शोभराज के लिए अपनी इस धमकी को अमली जामा पहनाना आसान नहीं था। यही वजह थी कि मैंने इस वक्त होने वाली गुफ्तगू में अव्वल खान वाले मामले को बिल्कुल सरसरी अंदाज में नजरअंदाज कर दिया था। ये शोभराज की खुशकिस्मती या वीरा की बदकिस्मती थी कि वो इस वक्त राजमहल में मौजूद थी। वीरा की सूरत में शोभराज को अव्वल खान से ज्यादा मजबूत जमानत मुयसर आ गई थी। वो लाजमी तौर पर इसे मेरी जुबान बंद रखने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला कर चुका था। शोभराज को अपने इस मकसद में इसी वक्त तक कामयाबी हासिल होती जब तक वीरा इसके कब्जे में रहती। अगर वीरा इसकी तहवील से निकलकर किसी भी तरह अमरीकियों के कब्जे में चली जाती तो शोभराज के लिए मुझ पर दबाव डालना मुमकिन न रहता। मैं इसका पूरा खेल बिगाड़ सकता था। मुझे गालिब इम्कान ये नजर आ रहा था कि शोभराज हर किस्म की बातें जरूर करेगा, लेकिन टॉम या निक को इस बात की हवा भी नहीं लगने देगा कि वीरा इसके कब्जे में आ चुकी थी। वीरा की सलामती और बाजियाबी के लिए बेहतर यही था कि वो अमरीकियों से दूर और शोभराज की तहवील में रहे।
दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।